अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, और बस वो डायग्राम वायग्राम बना के उनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और या फिर ये प्रूफ भी पूछता है तो वो अलग से पूछता है प्रूफ। और तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो एनर्जी का के साथ और टाइम के साथ था ना, मैंने पिछले टर्म में बताए थे दो आपको छोटे छोटे, वो हो सकता है वो पहले जो पिछले टर्म में मैंने थ्योरी बताई उसके साथ भी पूछ सकता है और इसके साथ भी पूछ सकता है। वो इनके साथ या तो मिलके आते हैं, वो अलग से अगर आते हैं तो 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। या तो इनके साथ मिलके आए तो 6 नंबर में आ जाएंगे, नहीं तो अलग से आए तो 2 मार्क्स का आएगा, एक कोई भी। चलो, तो अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग, प्रूफ ऑफ हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का अपन क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैंने क्या किया, दो वेव कंसीडर कर ली, दो वेव मैंने कंसीडर कर ली, दो तरंगे मैंने मान ली जिनके प्रोपोगेशन कांस्टेंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बहुत कम डिफरेंस है, जिनके प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति में बहुत कम अंतर है, बहुत कम डिफरेंस है, ऐसी मैंने दो वेव कंसीडर कर ली। तो दोनों के वेव फंक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जिनको बोलते हैं, चाहे वेव फंक्शन बोल दो, चाहे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल दो, चाहे तो विस्थापन समीकरण बोल दो कि भाई विस्थापन क्या है, और चाहे आप तरंग फलन समीकरण बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि वेव फंक्शन भी वेव की प्रॉपर्टीज को, नेचर को बताता है कि उसके प्रोपगेशन कांस्टेंट में कितना चेंज हुआ है, वेव कहाँ चल रही है, किस डायरेक्शन में, है ना, सारी प्रॉपर्टी। तो ऐसी दो वेव मैंने मान ली हैं, जिसका पहले वाले का वेव फंक्शन है आपका साई वन बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस का ए, और दूसरी वाली मैंने मान ली साई टू बराबर, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम ही है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस का के प्लस डेल्टा के इंटू एक्स। करंट पैकेट का समीकरण निकालेंगे, और फिर वेव पैकेट की इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको इसके लिए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो वेव फंक्शन कंसीडर किए हैं, साई वन और साई टू, यानी दो वेव ले लिए हैं जिनके वेव फंक्शन साई वन और साई टू हैं, और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक में बहुत कम डिफरेंस है। इन दोनों के वेव के सुपरपोजिशन से, या दोनों वेव के जो वेव फंक्शन दिए हैं उनके सुपरपोजिशन से हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, और उस रिजल्टेंट वेव मिलने के बाद हम ये पता करेंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे प्रूव किया जाता है, पहली चीज। अब दूसरा तरीका चीज ये होती है कि हम दोनों के सुपरपोजिशन से वेव पैकेट की इक्वेशन निकाल क्यों रहे हैं, करंट पैकेट का समीकरण निकालना क्यों है, क्योंकि बच्चों वेव पैकेट की इक्वेशन जब मिलती है तभी हमें पता चलता है कि कहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा ना, इंटरफेरेंस में क्या करते हैं व्यतिकरण में, दो तरंगों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग मिलती है जिनका आयाम किसी जगह अधिकतम होता है, किसी जगह न्यूनतम होता है ना, यानी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां एम्पलीट्यूड के फाइंड होने, वो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां कम होती है। ये तो सब चीजें पढ़ चुके हो। अच्छा, चलो अपन कम टू द पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो वेव फंक्शन यानी दो तरंग समीकरण ले लिया हमने, दो तरंग फलन समीकरण ले लिए, दो वेव फंक्शन इक्वेशन ले ली। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, जो मैंने पहले बताया था ना, याद हो किसी बच्चे ने वेव पैकेट की इक्वेशन निकालना सीखा हो, वैसे भी कर सकते हो। उसमें क्या किया था, वाई साई वन बराबर ए साइन ओमेगा वन टी के वन एक्स, साई टू बराबर ए साइन ओमेगा टू के टू, ऐसा कुछ लिया था ना, ऐसा कुछ लिया था। तो आप वैसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी करें, ठीक है। चलो, तो दो वेव फंक्शन है मेरे पास, साई वन साई टू, दोनों के एम्पलीट्यूड देखो सेम है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक की ज्यादा है थोड़ी सी, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक का थोड़ा सा ज्यादा है, एक का थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। ये, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड थोड़ा वेट करना, एक सेकंड बस, मैं थोड़ा
तो अब क्या है, ये आ गया। अब हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत। तो साई बराबर साई वन प्लस साई टू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत। दोनों को ऐड करो तो साई बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड किया ए, ये प्लस ये, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते, साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस का के प्लस डेल्टा के इंटू एक्स। ठीक। अब बच्चों इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो सभी बच्चों को मालूम है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना होता है, बोलो कौन बताएगा? अबे आप बताओ, साइन सी प्लस साइन डी पहले भी बताया था, बोलो दुर्गेश तुम बताओ। 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या करना है, साई बराबर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 हो गया ए हो गया, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों साइन सी प्लस डी, अब सी ये रहा, सी पूरा का पूरा ये है, ये पूरा सी है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डी है। ठीक। तो साइन सी प्लस साइन डी कैसे लगाएंगे हम फॉर्मूला, यहां से आ जाएगा साइन, टू तो बाहर निकाल दिया, साइन सी प्लस डी, इसको और इसको हमें ऐड कर देंगे। मैं एक साथ इकट्ठा करने वाला हूँ, देखो जब मैं ऐड करूंगा तो ध्यान रखना, ओमेगा वाले को ओमेगा के साथ ऐड करना है। तो देखो ध्यान से, नहीं आए तो ये वाला स्टेप मुझे पूछ लेना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखो दोनों में टी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी। ठीक। माइनस माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, के और के हो जाएगा 2 के प्लस डेल्टा के इंटू में एक्स, इसको इसके साथ ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 करो ना, तो 2 इसके नीचे कर देना, 2 इसके नीचे कर देना, अलग अलग कर दिया। तो c प्लस डी अपॉन 2 आ गया। फिर cos c माइनस डी अपॉन 2 करेंगे। तो इसमें से बच्चों इसको माइनस करेंगे तो देखो, जब इसमें से ओमेगा वाले में से ओमेगा वाला माइनस होगा तो ओमेगा टी में से ये जाएगा, तो ओमेगा टी तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको जब माइनस किया तो ये प्लस का हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस का होगा, और प्लस का हो जाएगा तो के एक्स आपका के एक्स से कट जाएगा, के एक्स आपका के एक्स से कट जाएगा, केवल बचेगा डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स, ये बच जाएगा। किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो, इसमें बताओ। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैंने एक साथ कर दिया, सी ये रहा, आप घर पे बैठ के अलग अलग कर लेना, सी ये रहा डी ये रहा, दोनों को ऐड किया है तो ये आया है, और इसमें से इसको माइनस किया है तो ओमेगा वाले में से ओमेगा को करना, के वाले में से के को करना, तो ये आ जाएगा। ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नीचे वाला स्टेप लिख देता हूँ, देखो यहाँ साई बराबर 2a। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। साइन ये अपन ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2। ठीक है ना, ये अपन ये किया, ये अपन ये किया इंटू टी माइनस, ये अपन ये करेंगे तो के प्लस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। माइनस को अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये बचेगा, ये बचेगा, जल्दी आया करो। चलो
अब मिटाता हूं ऊपर के स्टेप। नोट कर लो जल्दी से। देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ है। साई वन ये रहा, साई टू को मैंने ये मान लिया है, ओमेगा में थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया है, के में थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया है, दोनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दिया, अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के मैंने ये स्टेप किया है। इसमें से बच्चों माइनस कॉमन निकाल लोगे तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस में अगर माइनस निकाल भी लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से देखना, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन टू। डेल्टा ओमेगा क्या है, बहुत छोटा है, उसमें भी 2 का डिवाइड लग रहा है तो और भी छोटा हो जाएगा। तो आपको मालूम है बच्चों कि साइन थीटा प्लस डी थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ अगर डी थीटा थीटा के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। जैसे मान लो ये 90 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो आप इसको साइन 90 लिख सकते हो, क्योंकि जितनी वैल्यू साइन 90 की रहती है उतनी ही साइन 91 की रहती है, उतनी किसकी रहती है, साइन 91 की रहती है, 91 की। तो इसलिए डी थीटा को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हो, ऐसा भी बोल देते हैं कई बुकों में, ऐसा भी लिखा रहा है, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं चलो। तो साई बराबर क्या लिखेंगे, साई बराबर 2a, 2a। तो यहाँ लिखा जाएगा साइन, साइन इसको तो मैंने नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया, ओमेगा टी बचेगा, ओमेगा टी माइनस सेम कंडीशन इसमें हो जाएगी, इसको भी नेग्लेक्ट मान के छोड़ देंगे तो के एक्स बचेगा। फिर उसका कॉस में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस में जितना एंगल छोटा रहता है उतनी वैल्यू बड़ी होती है। कॉस में कभी भी हम ऐसा नहीं करते, डेल्टा के अपॉन 2 इंटू। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? कॉस में जैसे 0 है तो 1 हो जाता है, कॉस में कभी नहीं करते हमें। इसको हम इधर लेके आएंगे तो साई बराबर क्या लिखेंगे, 2a कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस का डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस का 3x। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले लेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद अब आप ध्यान से देखोगे तो इस वेव का जो रिजल्टेंट वेव मिली है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, आयाम कितना है, आपको कितना मिला है, कितना मिला है, ये आयाम होता है एम्पलीट्यूड, इतना, ये आपको एम्पलीट्यूड मिला है, आयाम मिला है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेव मिली है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये है। क्योंकि एम्पलीट्यूड कैसे पहचानते हो, साइन के आगे जो लिखा रहता है, जैसे ए साइन लिखा था अभी स्टार्टिंग में तो एम्पलीट्यूड ए था, अभी साइन के पहले क्या लिखा है, पूरा का पूरा ये टर्म मिला है आपको, तो ये पूरा का पूरा इस वेव पैकेट का, इस तरंग पैकेट का क्या हो गया, आयाम। तो इस वेव पैकेट का जो आयाम मिला वो हमें मिल गया, ए बराबर कैपिटल ए बराबर 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t और डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स। ये वेव पैकेट का क्या मिल गया, आयाम मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया, ए बराबर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये आ गया। अब उसके बाद देखो, इसको नीचे वाले टर्म को मिटा देता हूं मैं। अब इसमें तो जरा ध्यान से देखोगे आपको तो एक चीज नजर आएगी, प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हाफ हो गई और प्रोपगेशन कांस्टेंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। बच्चों प्रोपगेशन कांस्टेंट होता क्या है, संचरण नियतांक, वो ये बताता है कि वेव कितना प्रोपोगेट हुई, प्रोपोगेट होने के बाद वेव कितना पाथ रिपीट कर रही है। जैसे मान लो सपोज करो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है आपका 2, तो इसका मतलब वेव 2 साइकिल चलेगी फिर उसके बाद वापस अपना पाथ को रिपीट करने लगेगी। मान लो प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक कितना है, 4 है, तो 4 तक चलेगी फिर उसके बाद वापस अपने पाथ को रिपीट करने लगेगी। और ये डिपेंड करता है कि उस वेव की वेवलेंथ कितनी है, तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है, कितना चलना है उसको। जैसे रेड वाले की वेवलेंथ अलग रहती है, बैगनी की अलग रहती है, तो वेवलेंथ के हिसाब से वो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल करती है वो वेवलेंथ बताती है। तो संचरण नियतांक जो रहता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वो आपको ये बताएगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेव प्रोपोगेट होने लगी। तो जैसे ही मान लो ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक आधा होगा, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वेव आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फिर प्रोपोगेट होने लगेगी ऐसे।
आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फिर प्रोपोगेट होने लगेगी, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी प्रोपोगेट होने लगेगी। ऐसे ये वेव ने मान लो चलना स्टार्ट किया, आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर वापस प्रोपोगेट होने लगी वैसे की वैसे। ये संचरण नियतांक होता है। आधा डिस्टेंस मतलब लैम्डा एम अपॉन 2, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपको कितना मिला है, डेल्टा के अपॉन 2 मिला है, आधा मिला है। तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर वेवलेंथ होती है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर आधा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या है, हाँ। और इस तरीके से वेव कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी, जो उसकी वेवलेंथ होगी उसके हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो मिला है आपको, अधिकतम संचरण नियतांक को डेल्टा की अपॉन 2 मिला है, तो ये बता देगा कि आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर वेव आगे ट्रेवल करने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है ना, और वही पोजीशन पार्टिकल किधर भी हो सकती है, कहीं भी। कोई एक साइकिल को देख लो, वापस तो देखो वही रिपीट हो रही है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है, अनिश्चितता का सिद्धांत, कि पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होती है वो साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो माइक्रो लेवल के लिए काम करता है, छोटे पार्टिकल के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन मान लो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मान लो किसी ने ये बता भी दिया कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो फिर वो उसकी पोजीशन को नहीं बता सकता जब तक वो उसकी पोजीशन को बोलेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे निकल चुका हो। और मान लो किसी ने ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, तो फिर उसकी वेलोसिटी को नहीं बता सकता, मोमेंटम को नहीं बता सकता। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती। हो सकता है दोनों ही कैलकुलेट ना कर पाओ आप, और हो सकता है केवल एक ही कैलकुलेट कर पाओ। एक साथ दोनों की अनिश्चितताएं कभी नहीं निकाल सकती, ना तो स्थिति में अनिश्चितता निकाल सकते हैं और ना ही संवेग में। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि वेव पैकेट की जो इक्वेशन हमें मिली है, उसमें देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लैम्डा एम अपॉन 2, मतलब पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकती है। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, तो वो कितनी है, लैम्डा एम अपॉन 2। इधर भी लिखोगे तो सेम होगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, लैम्डा एम अपॉन 2। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी, स्थिति में जो अनिश्चितता होगी, वो कितनी होगी, लैम्डा एम अपॉन 2। उसको डिनोट करते हैं पार्टिकल में पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स से। किससे, डेल्टा एक्स से। तो वो आपको यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है। ये पार्टिकल भी वेव की फॉर्म में चलता है, वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको मिल सकता है। तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, आपकी अनिश्चितता कितनी आ गई, इतनी आ। ठीक है, तो ऊपर वाले स्टेप में मिटाता हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन 2 आ गया। चलो मिटा देता हूँ ऊपर वाले स्टेप। चलो ये भी याद रखना। तो के एम बराबर हमें दो चीजें मिल गई, के एम बराबर मिल गया, के एम बराबर मिल गया डेल्टा के अपॉन 2, और डेल्टा एक्स बराबर मिल गया, डेल्टा एक्स बराबर मिल गया लैम्डा एम अपॉन 2। चलो अब मिटा देते हैं। अभी क्या करेंगे हम, ये आ गया, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा एम अपॉन 2। बच्चों मैंने प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला पहले भी आपको बताया था, संचरण नियतांक क्या होता था, 2 पाई बाई लैम्डा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक का ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको। के की जगह मैंने लिखा के एम, लैम्डा की जगह क्या लिखा, लैम्डा एम। प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक का जो फॉर्मूला होता है के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, के एम लैम्डा एम, लैम्डा एम को इधर ले जाओ, के एम को इधर ले जाओ, इधर रख दो, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा,
लैम्डा एम को इधर, के एम को इधर, कितना लिखेंगे 2 पाई बाई के एम अपॉन में लैम्डा एम इधर, के एम अपॉन में। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन के एम लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन के एम कितना है आपका, डेल्टा के अपॉन 2। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स बराबर पाई अपॉन डेल्टा के अपॉन 2। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ, डेल्टा के को इधर ले आओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई। इक्वेशन डाल दिए बस। अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के तो आ गया, लेकिन हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। हाइजेनबर्ग में क्या आता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होता है वो h अपॉन 2 पाई यानी h कट के बराबर होता है। h अपॉन 2 पाई यानी h कट के बराबर होता है, h कट बोलते हैं उसको। तो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होता है वो h कट के बराबर होता है, या h अपॉन 2 पाई होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है ना। सारी चीजें मैंने बताई थी पिछले में। तो ये आ गया। अब बात उठती है कि भाई p कहाँ से लेके आए, तो p तो मैंने एक ही जगह देखा है, डी ब्रोगली इक्वेशन, वहां से p उठा सकते हो। तो चलो डी ब्रोगली इक्वेशन लिखते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन आपको मालूम है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा बराबर एच अपन पी, ये सभी ने पढ़ा है। तो बच्चों यहां से क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की जगह 2 पाई बाई के लिख सकते हैं, पी बराबर एच अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिखते हैं 2 पाई बाई के। देखो लैम्डा उधर चला जाएगा, के उधर चला जाएगा, ये तो फॉर्मूला है ना। ऐसे जहाँ एम लिखा है वहां एम लिख देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं, लैम्डा इधर के इधर, तो 2 पाई बाई के ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करो जरा इसको, या चेंज निकालो, तो एच अपॉन 2 पाई में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये पे आ जाएगा। पी में चेंज आया, एच अपॉन 2 पाई वही का वही, के की जगह डेल्टा किया, के की जगह डेल्टा किया गया, डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा। ठीक, अभी हम क्या करें, डेल्टा के की वैल्यू यहाँ रखना है। डेल्टा के कितना आएगा यहाँ से, डेल्टा की आएगा 2 पाई बाई एच इंटू डेल्टा पी। इसको इधर लेके आएंगे, ये अपन में आ जाएगा, डेल्टा की आएगा, ये यहाँ रख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई बाई एच इंटू डेल्टा पी बराबर 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच। 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये आ गया। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच कट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव ये किया है, ये कैसे लिख दी। देखो जो मैंने प्रूव किया है यहाँ पर, वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर कितना प्रूव किया है, एच के बराबर है कि नहीं। लेकिन मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ वो देख लो। और जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच है, एच की वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 34 होती है, सबको मालूम है। लेकिन क्या एच अपॉन 2 पाई इतना होता है, एच अपॉन 2 पाई तो उससे कम होता है। एच अपॉन 2 पाई निकाल के मैंने दिखाया, तो आपको 1.05, तो 1.05 10 की पावर माइनस 34 होता है, ये होता है। यहाँ देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा, इस ये पहले इसका मतलब समझ लो, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा एच कट, एच कट का मतलब क्या बताया था, एच अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू इतनी आती है, वो आती है कि नहीं आती है। तो जो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी नियरली इक्वल है किसके, एच कट के। तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में जो अनसर्टेनिटी होगी, उनका जो प्रोडक्ट निकालोगे, वो इतना तो कम से कम आना ही आना है, कितना 1.05 10 की पावर माइनस 30। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट निकालोगे, अनिश्चितताओं का गुणनफल निकालोगे, एरर निकालोगे, एक्सपेरिमेंट करते समय जैसे अपन निकालते ना, कोई मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो कोई कह दे इतनी गलती तो तू करेगा ही करेगा,
इतनी गलती तो करेगा ही करेगा, इससे हो सकता है ज्यादा कर ले, कम नहीं कर सकता। जैसे अपन बोले ना कि कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है, आपको मालूम है कि ये बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो अपन बोल सकते हैं ये 80% तो लेके आएगा ही आएगा, 80 तो इसकी फिक्स है। हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, हो सकता है इससे ज्यादा आ जाए, 80 तो आएगी ही आएगी। तो ऐसे यहाँ पर है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच कट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पोजीशन में और मोमेंटम में, संवेग में और स्थिति में जो अनिश्चितताओं का गुणनफल होता है वो इसके बराबर तो आना ही आना है, इसके बराबर तो आना ही आना है। हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, इससे ज्यादा कितना हो सकता है, इतना। इससे ज्यादा कितना, इतना। हाइजेनबर्ग के हिसाब से ये रहता है कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे और बहुत अच्छी तरह करोगे, बहुत अच्छी तरह, तो इतनी गलती कम से कम करोगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हो और इतनी ज्यादा बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने वास्तव में एक्यूरेटली मेजरमेंट किया है तो इतना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच को हम ऐसे भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, नियरली इक्वल टू एच कट होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन 2 पाई। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एनर्जी और उसके टर्म में बताया था, आपको एनर्जी और उसके टर्म में बताया था। ठीक है, चलो इसका एक एप्लीकेशन आज बताता हूँ, बाकी की एप्लीकेशन नेक्स्ट में बताऊंगा। सारे एप्लीकेशन जैसे हो जाएंगे। चलो मिटा दूं इसको। तो पहला सबसे पहले हेडिंग बना दो, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के अनुप्रयोग, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के अनुप्रयोग। हाइजेनबर्ग का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 6 नंबर में आता है, और इनकी एप्लीकेशन हमेशा 2 नंबर में आती है, कोई भी आ सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका एक बंद बॉक्स में कण की ऊर्जा। एक बंद बॉक्स में कण की ऊर्जा, कण की ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ऐसे डाल देना। ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, आपको बनाना है बना देना, नहीं बनाना तो इतनी आवश्यकता है नहीं। एक बॉक्स है जिसके अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है, और उस बॉक्स की जो टोटल विड्थ है वो x मैंने मान ली। ठीक है, एक कण, एक बॉक्स के अंदर एक कण रखा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर एक कण रखा हुआ है, इस बॉक्स की कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, वन डायमेंशनल बोल रहा है ना, तो या तो x ले लेना या y ले लेना या z ले लेना। तो इस बॉक्स की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कितनी है, x। पार्टिकल इसके अंदर ही है, x मत मानो यार, x तो पोजीशन में आ जाएगी, वो ए मान लेना, ये x तो उधर आ जाएगी, ए मान लेना, ABCD मान लेना कुछ भी। तो बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है, और ये मालूम है बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल रखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ बॉक्स के अंदर पार्टिकल कहाँ है, तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है। वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पार्टिकल रखा हुआ है और लेकिन मोशन में है, ध्यान रखना। उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बिमी बॉक्स के अंदर जब कोई कण गति करता है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है। रखे हुए पार्टिकल में तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं, वो तो कोई बता देगा। भाई 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, और जैसे मान लो आप ही हो अपने कमरे में हो, अब आप अपने कमरे में अगर घूम रहे हो तो कोई नहीं बता सकता। आप तो बड़े पार्टिकल हो, छोटे की बात करता हूँ मैं तो आपका एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, घूम रहे हो तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कोई नहीं बता सकता। जैसे मैं ही मत चल रहा हूँ, मेरा कहेगा यहाँ है, तब तक मैं आगे निकल गया। लेकिन अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसे ये खड़ा हुआ हूँ, तो कोई बता दे वो खड़े हुए, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन ये। तो मूविंग पार्टिकल जो होता है ना, उसी में अनसर्टेनिटी होती है। कण जब गति करता है तो उसी में क्या आती है, अनिश्चितता आती है। रखे हुए कण में कम नहीं आती, ध्यान रखना। तो ये पार्टिकल क्या है, यहाँ से आप मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है, मैक्सिमम
मैक्सिमम आ सकती है डेल्टा एक्स, मैक्सिमम कितना आ सकता है, ए के बराबर आ सकती है। पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आएगी, स्थिति में जो अनिश्चितता आएगी, वो किसके बराबर आ सकती है, ए के बराबर। इससे ज्यादा तो आएगी नहीं। मान लो पार्टिकल यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक तो होगा। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता कितनी आ सकती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है वो नियरली इक्वल टू एच कट होता है। तो आप नियरली इक्वल टू भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख के आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो बच्चों डेल्टा पी बराबर क्या आएगा, नियरली इक्वल टू एच कट अपॉन डेल्टा एक्स। अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है। ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, मैं डेल्टा पी लिख देता हूँ, एच कट अपॉन डेल्टा एक्स कितना है, ये है, नियरली इक्वल टू लिख देता हूँ, नियरली इक्वल। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, सभी बच्चों को मालूम है। पी स्क्वायर अपॉन 2m कैसे आ जाएगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा, उसको पी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ के नहीं लिखूंगा मैं, इसको ई लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। आपको मालूम है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, डेल्टा ई बराबर डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2m। जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि भाई यहाँ तो डेल्टा एक्स ले लिया हमने, अब यहाँ ई कैसे। तो या तो यहाँ से एक्स ले लो, पहले से लेके चलो, एक्स ले लो, पी ले लो। तो एक्स इंटू पी लिखोगे ना, एक्स इंटू पी, तब भी एच कट ही रहेगा। बस आपको लैंग्वेज में लिख देना है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी एक्स है, फिर आपकी मर्जी है, जो मानना चाहो मानो, जरूरी नहीं है डेल्टा एक्स मानो। आप एक्स मान लो, अनसर्टेनिटी एक्स है, अनिश्चितता एक्स है, ऐसे लिख देना बस। पोजीशन में अनसर्टेनिटी एक्स है, स्थिति में अनिश्चितता एक्स है, ऐसे मान लेना। और या फिर डेल्टा एक्स लिखा है तो फिर इसको भी डेल्टा डेल्टा ई बराबर इतना। ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा, तो डेल्टा ई मिनिमम बराबर डेल्टा बी कितना है, एच कट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, तो 2m ए स्क्वायर। फिर एच कट की वैल्यू क्या होती है, सभी बच्चों को मालूम है कि एच कट जो होता है वो एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। यहाँ रखोगे तो डेल्टा ई मिनिमम कितनी आ जाएगी एनर्जी, यहाँ रखोगे तो एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर और फिर तो 8m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। एच कट की जगह अगर ये रख दोगे ना, एच अपॉन 2 पाई, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी जो होगी यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल की, वो इतनी इतनी ऊर्जा होगी। किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ कर जरूर जाना। और नेक्स्ट पे इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, फिर एक आध क्वेश्चन और रह गया है, उसको खत्म करा के फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो, जो दिक्कत है वो पूछ के जरूर जाना, और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो फीस करवाओ कंप्लीट। सर आपने इसमें वेब पैकेट की इक्वेशन निकाली थी लास्ट में, हम्म तो इसमें वेब पैकेट की इक्वेशन तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या अभी यहाँ पे? नहीं, देखो डेरिवेशन जो आता है वो 6 नंबर में आता है, तो आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी। चाहे पहले वाले तरीके से दिखाओ, चाहे इस वाले तरीके से दिखाओ, नहीं तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं तो ये भी तो काफी लंबा है, हाइजेनबर्ग की अपन लिखेंगे पूरा और फिर इसे भी करेंगे तो हो जाएगा इतना नहीं तो। नहीं, हाइजेनबर्ग का जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो देखो वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपसे पूछता है, मान लो आपने पूछा 6 नंबर में कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखो, बस। तो प्रूफ नहीं करना है, फिर आपको वो जो 6 नंबर का, वो मैंने पिछले दिन पे सुनाया था आपको, और थ्योरी जो आपके पास होगी नोट्सों में, वो आपको पूरा लिख के आना है। और अगर मान लो प्रूफ पूछता है तो फिर आज जो प्रूफ कराया था वो करना है। मान लो ऐसा पूछ लिया कि वो भी लिखो और प्रूफ भी करो, तो वहां से केवल स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिख देना, हाइजेनबर्ग का क्या स्टेटमेंट होता है, और प्रूफ आज जो मैंने कराया था वो कर देना। और जो मैंने टाइम और वो वाले बताए थे ना, या तो वो 2 नंबर में अलग से पूछते हैं, और मान लो इन्हीं के साथ पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आज प्रूफ कराया था उसके बाद एक बार मान लो टाइम वाला पूछ लिया, टाइम और एनर्जी के टर्म में, वो भी प्रूफ कर देना साथ में। वहां से केवल स्टेटमेंट लिखना केवल,
ये आपको लगे क्लियर करना पड़ेगा। अब सर कल आना है 5 बजे। हाँ कल 5 बजे आना है। मैं अभी ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा, जो बच्चों को नहीं पता होगा वो आ जाए।